नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। प्राचीन भारत का इतिहास का एक टॉपिक है जो कि द्वितीय नगरीय क्रांति और महाजनपद का उदय। तो ये टॉपिक आज हम यहाँ पे समझते चलते हैं। देखिए, प्रश्न की बात अगर आप कहें तो प्रश्न लगभग इससे हर परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि महाजनपद काल है और उनसे रिलेट करके जो राजधानियाँ हैं आपस में मैच करने के लिए, वहाँ की जो बेसिक लोकेशन थी वो कहाँ-कहाँ पे थे और द्वितीय नगरीय क्रांति के परिणाम क्या हुए, शुरू कैसे हुई, जो प्रथम नगरीय क्रांति थी वो हड़प्पा सभ्यता में थी, उसमें ऐसा क्या हुआ कि 1000 साल बाद फिर से द्वितीय नगरीय क्रांति उत्पन्न हुई यहाँ पे। तो सारी चीज़ों को समझते चलते हैं वन बाय वन। आप बस कान में लीड लगाइए, आराम से इसको सुनते रहिए। एक कहानी की तरह चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएँगी। बार-बार आपको चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा बुक में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करिएगा, दूसरों को शेयर भी करिएगा। द्वितीय नगरीय क्रांति, अब ये नगरीय क्रांति है, तो नगरीय क्रांति सबसे पहले समझते हैं कि नगरीय क्रांति क्या होता है। देखिए, गॉर्डन चाइल्ड हैं एक, तो उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है द अर्बन रिवॉल्यूशन। उसमें उन्होंने बेसिकली ये बताया है कुछ 10 पैरामीटर के आधार पर कि कोई भी जो एक रिवॉल्यूशन होता है उसको हम नगरीय क्रांति या नगर के रूप में उसको हम देख सकते हैं। अब उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर हैं, वो हम देखते हैं क्या-क्या है। तो जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा कि शासक वर्ग का उदय होना चाहिए वहाँ पे, यानी एक शासक वर्ग होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई कि धर्म का प्रचलन होना चाहिए, धार्मिक इमारतें होनी चाहिए, मंदिर, मस्जिद इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। कोई एक मुद्रा का प्रचलन होना चाहिए, यानी कोई मुद्रा चलनी चाहिए। चौथी चीज़ जो उन्होंने बताई कि व्यापार वाणिज्य का विकास होना चाहिए और उसके बाद लेखन कला का ज्ञान वहाँ के लोगों को होना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि सुव्यवस्थित कर व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्या हो, भई कर व्यवस्था होगी तभी जो अधिशेष उत्पादन होगा वो राजा के हाथों में आएगा और वो जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर पाएगा। देखिए, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में गंगा, यमुना, दोआब और बिहार के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ पे ये सारी चीज़ों का प्रचलन दिखाई पड़ता है। इसीलिए इस काल को द्वितीय नगरीय क्रांति काल कहा गया। प्रथम नगरीय क्रांति हमने पहले भी कहा, लगभग 1000 साल पूर्व सैंधव सभ्यता के समय में परिलक्षित होती है। बुद्ध काल में लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व नगरों का उदय तेजी से हुआ। अब उसके कुछ पर्टिकुलर कारण रहे, अभी आगे समझेंगे क्या कारण ऐसे रहे। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में अगर आप देखें तो बुद्ध के समय बेसिकली जो 6 प्रमुख नगरों का उल्लेख किया गया है। अब वो नगर कौन-कौन से थे? तो सबसे पहले उसमें चंपा था, साकेत है, राजगृह है, कौशाम्बी, श्रावस्ती और वाराणसी। ये प्रमुख जो नगर थे, ये बुद्ध के काल के उस समय हुए थे, जो कि 6 प्रमुख नगर हैं। नाम आपको याद होनी चाहिए। अब द्वितीय नगरीय क्रांति में बेसिक जो वहाँ का कल्चर, जो सोशल एक हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कैसे चलता था, वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो वहाँ पे एक शब्द आता है श्रेणी संगठन। तो देखिए, जो पर्टिकुलर अब कोई नगरीय सभ्यता है तो वहाँ पे व्यवसायी होंगे, सिक्के होंगे, उनसे अपना आपस में वो बार्गेनिंग करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। तो जो इस काल के व्यवसायी थे, वो उन्होंने क्या किया था, अपने-अपने एक संगठन बना लिए थे, अपना-अपना एक ग्रुप बना लिया था, जिसको हम श्रेणी कहते थे उस समय। श्रेणी का मतलब ये होता है कि एक ही कार्य के करने वाले जो लोगों का समूह होता है, उसको श्रेणी कहते थे। इसका जो प्रमुख होता था, उसको श्रेष्ठिन या सेठी या फिर जेथक, तीनों शब्द याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, ये कहा जाता था। व्यापारियों का जो प्रधान होता था, उसको हम सार्थवाह कहते थे उस समय और इसी को व्यापारियों का नेता भी कहा जाता था। श्रेणियों के पास 2 चीज़ें होती थी, कार्यकारी और न्यायिक, दोनों अधिकार होते थे और वो बैंकों का भी कार्य करती थी। जैसे नाप-तौल करना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना और जो मज़दूरी होती, ये सारी भी जो चीज़ें होती थी, इनको भी वो निश्चित करती थी। श्रेणियाँ जो थीं, अपने जो सदस्य थे, उनके जो सामाजिक जीवन की चीज़ें होती थीं, उसको भी वो नियंत्रित करती थी। और विभिन्न श्रेणियों के बीच में एकता स्थापित करने के लिए एक जो पदाधिकारी था, उसका नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको कहते थे भंडारागारिक। ये नाम याद रखिएगा, पूछा गया है परीक्षाओं में, ठीक है? अब देखिए, बड़े-बड़े नगरों में बड़ी-बड़ी श्रेणियाँ होती थी, तो उसके प्रधान को हम क्या कहते थे? उसके प्रधान को महाश्रेष्ठी कहते थे। इस काल में अगर आप देखें तो शिल्पियों की लगभग 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। खास तौर पे बढ़ई, चर्मकार और रंगकार, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ये जो एक हिसाब से श्रेणियों के बारे में वो आपको हमने यहाँ पे डिटेल में बताया। इसके बाद अब सिक्कों की बात करें तो सिक्के उस समय जो चलते थे वो आहत मुद्रा चलती थी। यानी आप उनको कह सकते हैं पंच मार्क कॉइन। सिक्कों के अध्ययन को अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें सबसे पहले यही मिलता है। न्यू मैथमेटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। और भारत में अगर प्राचीनतम सिक्के पहली बार कब मिले,
तो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होने शुरू हो गए। वो जो सिक्के थे वो कैसे थे, वो आहत सिक्के थे, यानी कोई भी एक चीज़ें ढाली जाती थी सिक्के के आकार की, उसके बाद उसको पैच किया जाता था, यानी उस पे कोई चीज़ छाप दी जाती, जैसे पेड़ की आकृति छाप दी गई या मछली की आकृति या सांड या हाथी या अर्धचंद्र, इस तरह से कोई जो आकृति होती थी उसको वहाँ पे छाप दिया जाता था और फिर बाद में ये कहा जाता था कि ये पंच मार्क कॉइन है, यानी ये आहत सिक्के हैं। ठीक है। देखिए बौद्ध ग्रंथों में अगर आप देखें तो सिक्कों के लिए एक जो शब्द यूज हुआ है उसको कासार्पण या कहापण ये नाम यूज होता है। सोने के सिक्के तो इस समय नहीं मिले, जो सिक्के मिले वो तांबे के मिले और चांदी के मिले। तो जो तांबे का कासार्पण था उसका वेट 146 ग्रेन और जो चांदी का कासार्पण था उसका जो वेट था वो 180 ग्रेन। दोनों बिल्कुल फिक्स याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए इन जो मुद्राएं थी इनकी सबसे पुरानी जो निधियां थी ये कहाँ से मिली, ये हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध क्षेत्र से प्राप्त होती है। लेकिन कुछ सिक्के जो हैं वो तक्षशिला क्षेत्र से भी हमें प्राप्त होते हैं। अगर व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो जाहिर सी बात है, नगरों का उदय और मुद्राओं की अधिकता के कारण क्या होगा, फिर व्यापार वाणिज्य में इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। और व्यापारिक मार्गों पर जो स्थित नगर थे, जैसे कि कौन कौन से थे, कंबोज था, कौशल था, वाराणसी, ये सारे जो नगर थे इनकी जो व्यापारिक स्थिति थी ये काफ़ी स्ट्रांग हुई, काफ़ी मजबूत हुई। श्रावस्ती नगर, कौशाम्बी और वाराणसी इन दोनों से जुड़ा हुआ था, जो कि कौशल की राजधानी थी। अभी आप आगे जब महाजनपद काल हम डिस्कस करेंगे उसमें आप अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए वाराणसी तो बुद्ध के युग में ही महान व्यापारिक केंद्र था और जातक कथाओं में भी एक उल्लेख मिलता है कि कौशल और मगध के जो वणिक थे वो मथुरा होते हुए तक्षशिला तक उत्तर में पहुंच जाते थे। ठीक है। और इस समय अगर अब बंदरगाहों की बात करें तो भारत के पश्चिमी तट पर जो प्रसिद्ध बंदरगाह थे, और या आप कहें कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाह, उसका नाम था भृगु कच्छ या बैरीगाजा या भड़ौच, उसी को हम कहते हैं। जो महाराष्ट्र में भी पश्चिमी तट पर था सोपारा, बंगाल में आप जाएंगे तो पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो ये 2-3 बंदरगाहों के नाम आप याद रखिएगा। कंबोज और गांधार से घोड़े जो है उत्तरापथ से लाकर बनारस में बेचे जाते थे। इस काल की एक बौद्ध पुस्तक है, उसका नाम है बावेश जातक। क्या नाम है, बावेश जातक। उसमें ये लिखा गया है कि मध्य एशिया को निर्यात की जाने वाली जो वस्तुओं में उनमें मोर और कौवे इनका उल्लेख किया गया है। और शिल्पियों और व्यापारियों से भी कर वसूला जाता था, और ये भी बताया गया कि शिल्पियों से महीने में एक दिन क्या कराया जाता था, बेगार कराया जाता, यानी वृष्टि कराई जाती थी। और व्यापारियों से उनके माल के लिए चुंगी वसूली जाती थी, और चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को हम क्या कहते थे, शुल्काध्यक्ष या सॉल्किल। ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, आते हैं परीक्षाओं में। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब और बिहार में जब लोहा प्रचुर मात्रा में मतलब आ गया। देखिए लोहे की अगर खोज की बात करें तो वो हित्ती सभ्यता, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले अगर लोहे का डेवलपमेंट किया उन्होंने तो हित्ती सभ्यता ने किया। लेकिन जब बिहार और इस तरह से आ गया लोहा, तो जाहिर सी बात है जब लोहा आ गया तो कृषि अच्छी होने लगी, उत्पादन अधिशेष होने लगा। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल के जो जनपद थे वो क्या हो गए, वो अब महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। देखिए बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, वहां पे 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से महाजनपद थे, उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला महाजनपद है वो है अंग। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले महाजनपद के अंतर्गत ये आता है। राजधानी इसकी चंपा है और इस नगर का वास्तुकार उसका नाम है महागोविंद। प्राचीन काल में चंपा जो है वो अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। देखिए अंग के शासक, उनका नाम था ब्रह्मदत्त। उन्होंने मगध के राजा भट्टी को पहले पराजित किया और बाद में मगध के कुछ राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन बाद में जब बिंबिसार आए तो बिंबिसार ने अंग को कहाँ, मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये जो पहला महाजनपद था अंग, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाने वाली, तो उसकी राजधानी कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, और जो इससे रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर महत्वपूर्ण घटनाएं वो कभी कभी पूछी जाती हैं। तो इसके बारे में अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। परीक्षाओं में सीधे सीधे मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है कि ये महाजनपद है तो इसकी राजधानी कहाँ पे होगी। दूसरा जो महाजनपद उसका नाम है मगध। तो मगध अब इस समय देखें आप तो पटना और गया जिला का कुछ हिस्सा, शाहाबाद का कुछ हिस्सा, इस तरह से पड़ता है। पाली ग्रंथों में मगध की जो राजधानी है वो गिरिब्रज है, जिसको कि राजगीर भी, हम गिरिब्रज को ही राजगीर के नाम से जानते हैं। वहाँ पे विस्तार से इसका वर्णन मिलता है।
तीसरा जो महाजनपद वो है वज्जी। तो गंगा के उत्तर में आज का अगर आप देखें तो तिरहुत जो प्रमंडल है वहाँ पे ये वज्जियों का राज्य था, वज्जी महाजनपद। और ये 8 कुलों यानी 8 कुल के संघों में विभक्त था। इसमें जो 3 कुल थे महत्वपूर्ण है, विदेह, वज्जी और लिच्छवी, ये प्रमुख थे। इनकी राजधानी अगर आप देखें तो वैशाली में थी, और जिसकी अभी की पहचान अगर आप देखें तो बशाड़ नामक स्थान पे की जाती है, बिहार में। इसके बाद जो नेक्स्ट महाजनपद है वो है काशी। तो वज्र के पश्चिम में काशी जनपद स्थित था, और इसकी राजधानी जाहिर सी बात है वाराणसी। यहाँ का जो शक्तिशाली राजा था उसका नाम था ब्रह्मदत्त, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। लेकिन कौशल का जो राजा था जिसका नाम कंस था, उसने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट महाजनपद है वो है कौशल, राजधानी श्रावस्ती। अभी की अगर आप लोकेशन इस समय देखें तो श्रावस्ती का डिस्ट्रिक्ट, जो श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सहित महत एक स्थान से उसका किया जाता है कि यहाँ ये श्रावस्ती है। कौशल राज्य जो है वो उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में सई नदी तक, तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूरब में कहाँ तक, गंडक नदी तक फैला हुआ था। इतना बड़ा ये कौशल जो राज्य था ये था। सरयू नदी जो अभी है, सरयू नदी, ये कौशल राज्य को 2 पार्ट में डिवाइड करती थी, और वहीं से उसकी 2 राजधानियां भी तय होती थी। तो जो उत्तरी कौशल था उसकी राजधानी कहाँ पे थी, श्रावस्ती, और जो दक्षिणी कौशल था उसकी राजधानी कहाँ पे थी, कुशावती, याद रखिएगा। इसका जो महत्वपूर्ण राजा वो उसका नाम प्रसेनजीत था, जो कि बुद्ध के समकालीन और लगभग उनकी समान आयु का भी था। कौशल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था, और इसकी पहचान आधुनिक अभी आप सिद्धार्थनगर में देखें तो एक स्थान है पिपरावा, वहाँ से की जाती है। और शाक्यों की जो दूसरी राजधानी थी वो नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर थी। यहीं पर महात्मा बुद्ध के पूर्व ही कंस नामक राजा ने काशी राज्य को जीता था, जैसा कि हमने भी पहले डिस्कस किया है। कंस का पुत्र जो था उसका नाम था महाकौशल, जो कि इसका उत्तराधिकारी हुआ, और बाद में काशी पर इसने पूर्ण अपना अधिकार कर लिया। यह व्यापार और वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। महाकौशल के बाद उसका पुत्र कौन आया, प्रसेनजीत, वहां का शासक बना। और प्रसेनजीत का पुत्र और उत्तराधिकारी अगर आप देखें तो उसका नाम था विडूब, ठीक है, वो हुआ। तो ये विडूब जो था ये एक दासी का पुत्र था, और इसी ने शाक्यों पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था। लेकिन बाद में जब वो वापस लौट रहा था तो राप्ती नदी की बाढ़ में पूरी सेना के साथ वो नष्ट हो गया, ऐसा लिखा है। राप्ती नदी का जो प्राचीन नाम उसको कहा जाता है अधिरावती, ये नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा कौशल के बारे में डिटेल तो इंपॉर्टेंट है, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट महाजनपद है वो है मल। तो मल जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल महाजनपद ये स्थित था, जिसके 2 भाग थे। तो एक की राजधानी जो थी वो कुशीनगर, और दूसरे की राजधानी पावा, ठीक है। तो कुशीनगर आप जानते हैं महात्मा बुद्ध को वहां पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जबकि जो पावा थी वहां पे किसको, महावीर स्वामी को ये हुआ, ठीक है। तो दोनों चीजें आप बिल्कुल सेपरेट रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। इसके बाद जो नेक्स्ट महाजनपद है वो है वत्स। तो वत्स जो जनपद था ये इस समय इलाहाबाद या प्रयागराज का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। विष्णु पुराण से ये पता चलता है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कि हस्तिनापुर का जो राजा था निबडू, उसने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को क्या किया था, अपनी कैपिटल बनाई, यानी अपनी राजधानी बनाया था। और बुद्ध काल में यहाँ पे कौरव वंश का शासन था, और यहाँ का शासक कौन था, उदयन। और अवंती के राजा प्रोत के साथ उसको शत्रुता थी। उदयन का प्रोत की कन्या वाशोदत्ता से प्रेम हो गया था, जिसका बाद में उसने अपहरण करके अपनी राजधानी कहाँ लाया, कौशाम्बी लाया, और बाद में प्रद्योत ने इस विवाह को अनुमति देकर मैत्री संबंध भी स्थापित कर लिया था। लेकिन भास के अनुसार उदयन का जो विवाह है वो मगध के राजा दर्शक की जो बहन थी, यानी अजात शत्रु की पुत्री, अभी हम हर एक वंश जब देखेंगे तो वहां पे अजात शत्रु के बारे में डिटेल में देखेंगे, पद्मावती के भी साथ हुआ था, ऐसा उसने लिखा है। और उदयन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और कौशाम्बी क्या था, कौशाम्बी भी एक वाराणसी की तरह प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। इसके बाद जो नेक्स्ट महाजनपद है वो है कुरु। तो मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, ये वाला पूरा जो भूभाग है वो कुरु महाजनपद में स्थित था। राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर भी इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौरव था। पहले कुरु एक राजतंत्रात्मक राज था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट महाजनपद है वो है पांचाल। देखिए इस समय का रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये जो जिले इनसे मिलके पांचाल महाजनपद बनता था।
और दो भाग थे इसके, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, इसका अगर आप करंट नाम देखें तो रामनगर लगभग, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल्ली यानी फर्रुखाबाद में कंपिल्ली स्थित है, वहां पे। कान्यकुब्ज का जो प्रसिद्ध नगर था वो इसी राज्य में स्थित था। द्रौपदी भी पांचाल की ही थी। मूलतः यह एक राजतंत्रात्मक था, लेकिन कौटिल्य के समय तक यह भी गणतंत्र बन गया था। ठीक है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट जो महाजनपद देखें तो वो है अवंती, काफी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत में अवंती जो जनपद था ये प्रमुख था। आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश का कुछ भाग से मिलकर लगभग ये महाजनपद बना था। इसके भी दो भाग थे, उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैन, और जो दक्षिणी अवंती उसकी राजधानी महिष्मती। बुद्धकालीन अवंती का जो राजा था उसका नाम था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत की ही पीलिया नामक बीमारी के कारण उसका जो बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक, उन्हें उपचार के लिए भेजा था। आपने पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा। बौद्ध पुरोहित जिसका नाम महाकचायन है, उनके प्रभाव में आके चंड प्रद्योत क्या हुआ, ये बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, यानी बौद्ध बन गए थे। और अवंती भी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर क्या किया, अपने राज्य में मिला लिया। अब शिशुनाग किस वंश का, तो वो हर एक डायनेस्टी अभी आगे जब मगध में पढ़ेंगे तो मगध में ही आता है शिशुनाग। इसके बाद जो नेक्स्ट महाजनपद है वो है सूरसेन। देखिए अभी जो मथुरा का एरिया है, ब्रजमंडल का क्षेत्र, वहां पे ये महाजनपद स्थित था। राजधानी जाहिर सी बात है इसकी मथुरा। और जो प्राचीन यूनानी लेखक थे इस राज्य को सूरसेनोई कहते थे, और इसकी राजधानी को मेथोरा के नाम से ये जानते थे। कृष्ण जो थे यहीं के राजा थे, और बुद्ध जो थे, बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौन, अवंती पुत्र था। नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है चेदी। तो आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका का मतलब जो प्राचीन काल है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। यमुना नदी के तट पे ये स्थित था। राजधानी इसकी सोथ्यवती, जिसकी पहचान महाभारत के शक्तिमती से की जाती है, मतलब वो नाम है। और महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसका वध किसके द्वारा किया गया था, कृष्ण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है मत्स्य। तो ये जो मतलब मत्स्य महाजनपद है, ये राजस्थान का जो पार्ट है, आधुनिक जयपुर का क्षेत्र, वहाँ पे ये पड़ता है। और विराट नामक इसके संस्थापक थे, उनके नाम पर इसकी स्थापना, जो इसकी राजधानी की स्थापना विराटनगर की गई थी। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर, भरतपुर का भी भाग इसमें लगभग सम्मिलित था। नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है अश्मक, जो कि आप ये कहिए कि गोदावरी नदी के तट पर है, आंध्र प्रदेश में है। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल ऐसा है। और महाजनपदों में केवल अश्मक ही ऐसा एक महाजनपद है जो कि साउथ इंडिया में स्थित है। बाकी सारे जो महाजनपद है वो नॉर्थ इंडिया में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो महाजनपद है वो है गांधार। अभी ये पेशावर, रावलपिंडी वाला क्षेत्र ये पड़ता है। राजधानी इसकी कहाँ पे, तक्षशिला। प्राचीन काल में विद्या और व्यापार का ये प्रसिद्ध केंद्र था। रामायण से हमें ये पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र किसने, दक्ष ने की थी। और इस जनपद का जो दूसरा प्रमुख नगर था उसका नाम था पुष्कलावती। देखिए इतिहास को लिंक करना सीखिए, लिंक करते रहेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, हमेशा हर फैक्ट आपको याद रहेगा। जो नेक्स्ट महाजनपद है वो है कंबोज। उत्तरापथ में स्थित था। आधुनिक काल में राजौरी और हजारा जिले का जो प्राचीन स्थित है वो है। इसकी जो राजधानी है वो है राजपुर अथवा हाटक। और कौटिल्य ने कंबोजों को एक नाम दिया, क्या नाम दिया, वार्ता शस्त्रोपजीवी। इसका मतलब होता है कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र से जीविका चलाने वाले को क्या कहा जाता है। मतलब कौटिल्य ने क्या कहा, वार्ता शस्त्रोपजीवी, नाम याद रखिएगा। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। तो हमने आपके सामने 16 महाजनपद की महत्वपूर्ण चीजें परीक्षाओं की दृष्टि रखी, एक कहानी के हिसाब से रखी, चीजों को आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकें, कभी भूले ना। 16 महाजनपदों में मगध, वत्स और कोसल और अवंती ये थे। ये जो 4 महाजनपद थे बहुत ही शक्तिशाली थे। इसमें मगध और अवंती और भी ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध हुए। बाद में मगध ने अवंती पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। अब इसका जो प्रमुख कारण वहां पे जो लोहे की प्रचुरता, भौगोलिक स्थिति, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां के योग्य शासक थे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि मगध में बाद में हर एक वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक कौन था, बिंबिसार। अब बिंबिसार से फिर अजातशत्रु, उदयन, ये सब आते रहे। बुद्ध काल में प्रमुख जो गणराज्य इन महाजनपदों के अलावा रहे वो कौन कौन से रहे, वो हम देखते हैं। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला महाजनपद रहा तो उनको कपिलवस्तु के शाक्य, ठीक है।
तो ये जो गणराज्य था ये नेपाल की तराई में स्थित था और इसकी पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौराकोट एक जगह है वहाँ से की जाती है। इसमें कुछ विद्वान इसकी पहचान सिद्धार्थनगर के पिपरावा नामक स्थान से भी करते हैं। दूसरा जो था वो सुमसुमार पर्वत के भग। अब सुमसुमार पर्वत का जो समीकरण है वो मिर्जापुर के आसपास का एरिया है, चुनार का क्षेत्र है और यहाँ वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। तीसरा जो नगर है वो है अलकप के बुली। तो ये मतलब एक गणराज्य था आधुनिक बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा, मुजफ्फरपुर जिलों में और इसकी जो राजधानी थी वो बेतिया थी या बोतिया या बेट द्वीप, इस तरह से अलग अलग नाम हमें मिलते हैं इसके। जो नेक्स्ट यानी चौथा जो था वो केसपुत्र के कलाम। ये एक गणराज्य था और कौशल के पश्चिम में स्थित था। इसको संभवतः ये माना जाता है कि ये राज्य सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर के पलिया नामक क्षेत्र तक विस्तृत था। आलार कलाम नामक आचार्य जो थे वो इसी गणराज्य के थे। आलार कलाम कौन थे? अगर आपने पढ़ा तो कमेंट करिएगा। काफी फेमस नाम है, वो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है इसके बारे में। उसके बाद रामगाम के कोली। तो ये शाक्य गणराज्य था या आप ये कहें कि ये शाक्य गणराज्य के पूरब में स्थित था। रामग्राम की पहचान वर्तमान में गोरखपुर जिले के जो रामगढ़ ताल है वहां से की गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कुशीनारा के मल। देखिए कुशीनारा की पहचान अब आधुनिक कुशीनगर जो जिला है वहां से की जाती है। रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का किस वंशज कहा गया है इनको, ठीक है। इसके बाद पावा के जो मल्ल थे, तो पावा मतलब जो कुशीनगर जिले में स्थित है, पडरौना नामक स्थान पर है और पावा के मल्लों ने एक नया संसद भवन बनवाया था जिसको क्या कहा जाता था? उद्भटक कहा जाता था उस समय और बुद्ध ने ही इसका उद्घाटन भी किया था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है पिपलीवन के मोरी में। पिपलीवन का जो क्षेत्र है वो गोरखपुर जिले के कुसमी जंगल या कुसमी के पास का एक स्थित क्षेत्र है। इसके बाद है वैशाली के लिच्छवी। तो ये जो बुद्ध काल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। 10वां जो है वो है मिथिला के विदेह। तो बिहार का क्षेत्र है। बिहार में भागलपुर, दरभंगा जिलों का जो भूभाग है वो विदेह गणराज्य में स्थित है। तो यहाँ पे अभी हमने आज के सेशन में जो द्वितीय नगरीय क्रांति वहाँ से स्टार्ट किया और द्वितीय नगरीय क्रांति का ही परिणाम ये रहा कि जो 16 महाजनपद हुए वो सारे उद्भव में आए और उनका क्या स्वरूप रहा, उनकी राजधानियाँ क्या रही, उनकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो क्या क्या रहीं और एक स्टोरी की तरह सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा इसमें तो राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष, वहाँ पे हम पूरा हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग और सारी चीज़ों के बारे में एक सेशन में अच्छी तरीके से कवर करेंगे जिससे आपके फैक्ट भी कवर हो जाएं। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।